अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम मैंने आपके लिए 28 केस हमने डिस्कस किया था और अब आज हम केस नंबर 29 करने लगे हैं। तो आपसे वही रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल अगर आपको इससे हेल्प मिल रही है, और ज़रूर मुझे कमेंट लिखिए कि कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, तो मैं बहुत इंतज़ार करती हूँ कि कोई कमेंट लिखेगा मुझे, और जिन्होंने भी लिखे हैं मुझे कमेंट्स, आई एम रियली थैंकफुल, बहुत मुझे कुछ जोर दिया पढ़ के। ठीक है, तो अभी हम देख लेते केस नंबर 29। अब ये केस है a 28 years old multi-gravida reported with edema over feet, epigastric discomfort and occasional vomiting. Gestational period was 34 weeks. On examination, she is anemic with pitting edema over legs up to the knees. Her blood pressure was 170 by 110 millimeter of mercury and pulse was 88 per minute. Abdominal exam revealed fundal height of 34 weeks. There was epigastric tenderness. She had grade 2 systolic murmur at pulmonary area. Rest of the exam was normal. Urinalysis shows protein double plus, pus cells 4 to 5, no cast, hemoglobin 10.8 gram per deciliter, TLC and DLC normal, fasting blood glucose 6 millimole per liter, ESR 20, retic count 2, serum albumin 50 gram per liter and 30 albumin and globulin. ठीक है, अच्छा अब ये आपको मल्टी ग्रेविटा इन्होंने दिखाया भी है। इस केस में पूछा है 28 ईयर्स ओल्ड की है, एडिमा है उसके फीट में, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट और वॉमिटिंग हो रही है, और जेस्टेशनल पीरियड उसका 34 वीक्स है। ठीक है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 170 110 है, एनीमिया है उसको, और बायलैटरल पीजल एडिमा है। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस भी है, और क्या हो रहा है, यूरिनालिसिस में प्रोटीन आ रहा है, प्रोटीन यूरिया है, कास्ट कोई नहीं है, हीमोग्लोबिन 10.8 कम है, और बाकी रेटिक काउंट भी थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, टीएलसी नॉर्मल। अब क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं, ये प्रीवियस एफसीपीएस पार्ट 2 के थ्योरी एग्जाम के पेपर ही में से मैंने लिया है। तो पूछा है इन्होंने क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस। नंबर 2, व्हाट कॉम्प्लिकेशंस डू यू एंटिसिपेट एंड हाउ विल यू मैनेज। Number 3, what is the prognosis in further pregnancies? तो पहला तो है आंसर डायग्नोसिस इसके क्या है, सिवियर प्री एक्लैम्पशिया बिकॉज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 160-110 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। प्रोटीन यूरिया उसको इसका सिवियर प्री एक्लैम्पशिया में होता है कि मोर देन 500 मिलीग्राम पर 24 आवर आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में अगर इसको प्रोटीन यूरिया हो रहा है, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ है, तो ये दो चीज़ें सिवियर प्री एक्लैम्पशिया जो है ना वो डिनोट करती हैं। सीवियर प्री एक्लैम्पशिया मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, अगर प्रेजेंस ऑफ न्यू ऑनसेट हाइपरटेंशन एंड प्रोटीन यूरिया अकम्पनीड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन, हेडेक, ब्लड विजन, सीजर्स एंड कोमा। अब उस ब्लड प्रेशर के साथ, यानी कि न्यू ऑनसेट हाइपरटेंशन है प्रेगनेंसी में, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, और उसके साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अगर साइंस आ रहे हैं, हेडेक हो रहा है या सिम्टम्स हैं, ब्लड विजन है, सीजर्स या कोमा। नंबर 2, मार्केट एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर मोर देन 160-110 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। नंबर 3, सिवियर प्रोटीन यूरिया मोर देन 5 ग्राम पर 24 आवर। नंबर 4, ऑलिग यूरिया और रीनल फेलियर। नंबर 5, पल्मोनरी एडीमा। नंबर 6, हेपेटोसेलुलर इंजरी ALT मोर देन डबल द नॉर्मल। नंबर 7, thrombocytopenia, platelets less than 1 lakh per liter, और डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, वो भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये सिवियर प्री एक्लैम्पशिया होता है। आंसर अब उन्होंने पूछा है कॉम्प्लिकेशंस एंड मैनेजमेंट। ऑल्दो द प्रिसाइज प्लेसेंटल फैक्टर्स दैट कॉज प्री एक्लैम्पशिया आर अननोन, द एंड रिजल्ट इज वेजोस्पाज्म एंड एंडोथेलियल इंजरी इन मल्टीपल ऑर्गन्स। यानी कि प्लेसेंटा ही से निकलता है क्या चीज़, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ सॉल्यूबल टायरोसिन काइनेज 1, a naturally occurring vascular endothelial growth factor may contribute to endothelial dysfunction, hypertension and proteinuria। इसकी वजह से होता है ये मल्टी ऑर्गन फेलियर और हाइपरटेंशन भी हो रहा है, प्रोटीन्यूरिया भी। Glomerular endothelial cells demonstrate swelling and they encroach on vascular lumen. Preeclampsia is associated with cerebral circulatory autoregulation, which increases the risk of stroke at near normal blood pressure.
ठीक है। वैसे भी ब्लड प्रेशर जो है प्रेगनेंसी में, क्योंकि फिजियोलॉजिकली वेजोडाइलेशन हो रही होती है वेस्कुलर सिस्टम में, तो ब्लड प्रेशर वैसे भी लो हो जाता है नॉर्मल प्रेगनेंसी में थोड़ा। तो 140/90 भी अगर आ रहा है तो उसको हम हाइपरटेंशन ही लेते हैं प्रेगनेंसी में। तो नियर नॉर्मल ब्लड प्रेशर में स्ट्रोक हो सकता है। माइल्ड प्री एक्लैम्पसिया में न्यू ऑनसेट हाइपरटेंशन, नंबर 2 प्रोटीनूरिया, नंबर 3 एडिमा विदाउट एविडेंस ऑफ सीवियर प्री एक्लैम्पसिया। मतलब प्रेगनेंसी में ही अगर आफ्टर 20 वीक्स ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने लगे या फिर उसका यूरिन टी आर कराए, प्रोटीनूरिया और एडिमा हो जाए विदाउट एविडेंस ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशन, तो ये माइल्ड प्री एक्लैम्पसिया होता है। ठीक है। और इसीलिए जो है ना एंटीनेटल चेकअप कितना ज़रूरी है। मतलब फ़ौरन जैसे ही प्रेगनेंसी मतलब कंसीव करे कोई लेडी, उसको एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन फ़ौरन करवानी चाहिए। उसकी इम्पोर्टेंस आप देख लें कि शुरू से जब चेक कर होंगे आपको पता होगा ब्लड प्रेशर कितना है, प्रोटीनूरिया तो नहीं हो रहा, एडिमा हो रहा है, तो क्या उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं माइल्ड प्री एक्लैम्पसिया। लेकिन यहाँ पे तो आपको पता है कि पेशेंट पहली दफ़ा ही जो है वो लेबर पेन के साथ आ रही होती है सिविल ओरिजिना में, तो आप देखें कोमा में आ रही है, फिट्स में आ रही है, क्या बुरी हालत होती है। हेल्प सिंड्रोम, ये हमने लास्ट जो डिस्कस किया था ना, केस नंबर 28 जो मैंने किया था आपके साथ, उसमें एक्यूट फैटी लिवर और प्रेगनेंसी था। तो उसकी जो डिफरेंशियल थी उसमें भी हेल्प सिंड्रोम आया था ना। तो हेल्प सिंड्रोम इट इज़ a special subgroup of severe preeclampsia and it is a major cause of morbidity and mortality in this disease। ठीक है। तो हमने उसमें भी देखा था कि वेरिएंट ही होता है सीवियर प्रीएक्लैम्पसिया का। इसमें क्या क्या हो रहा होता है, हिमोलिसिस हो रहा होता है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स होते हैं और लो प्लेटलेट्स। इसी से बना है H फॉर हिमोलिसिस, E फॉर एलिवेटेड, L फॉर लिवर एंजाइम्स और दूसरा जो L है वो लो और फिर P है तो वो प्लेटलेट्स। ठीक है। तो the presence of platelet dysfunction and coagulation disorders further increase the risk of stroke। तो जाहिर बात है प्लेटलेट डिस्फंक्शन भी अगर हो जाए, कोगुलेशन डिसऑर्डर हो तो फिर तो और चांस होता है स्ट्रोक का। मैनेजमेंट क्या है, प्री एक्लैम्पसिया रिजॉल्व विद इन अ फ्यू वीक्स आफ्टर डिलीवरी। For pregnant women and pre-eclampsia prior to 37-week gestation, delivery reduces the mother's morbidity but exposes the fetus to the risk of premature delivery। ज़ाहिर है premature delivery में ये होगा कि सर्फेक्टेंट जो है वो नहीं रिलीज़ हो रहा होता, टाइप 2 न्यूमोसाइट जो एल्व्यूलर सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल, तो ARDS का ख़तरा होता है। लेकिन ये कि जो वुमेन है उसकी जान आप बचा सकते हैं, लेकिन ये कि यू विल एक्सपोज द फीटस टू द रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर डिलीवरी। द मैनेजमेंट ऑफ प्री-एक्लैम्पसिया इज चैलेंजिंग एज इट रिक्वायर्स द क्लिनिशियन टू बैलेंस द हेल्थ ऑफ बोथ मदर एंड द फीटस। In general, patient with mild pre-eclampsia can be managed conservatively with bed rest, close monitoring of blood pressure and renal function and careful fetal surveillance। तो इसमें जो है ना, अगर mild pre-eclampsia हो रहा है, mild pre-eclampsia में क्या है, न्यू ऑनसेट हाइपरटेंशन हो रहा है, प्रोटीनूरिया हो रहा है और एडिमा है। ठीक है। और बाकी कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, तो इसमें आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि भाई उसको कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं, बेड रेस्ट के साथ रोज मॉनिटरिंग करनी होगी ब्लड प्रेशर की और रीनल फंक्शन की और केयरफुल फीटल सर्वेलेंस। मैनेजमेंट ऑफ सीवियर प्री-एक्लैम्पसिया, यानी कि पेशेंट आएगा उसको ब्लड प्रेशर भी मोर देन 160-110 हुआ है और उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, यानी कि या तो फिट्स हो रहे हैं या कोई स्ट्रोक हुआ हुआ है या DIC हुआ हुआ है, हिमोलिसिस हो रही है। तो इन सब चीज़ों में क्या करेंगे। फॉर वुमेन विद सीवियर प्री-एक्लैम्पसिया, डिलीवरी इज रिकमेंडेड अनलेस द पेशेंट इज एलिजिबल फॉर एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट इन अ टर्शरी केयर हॉस्पिटल सेटिंग। मतलब क्योंकि प्लेसेंटा ही से सब जो एंडोथेलियल फैक्टर है ना, ग्रोथ फैक्टर, वो रिलीज़ हो रहा है, तो आप अगर डिलीवरी करते हैं और प्लेसेंटा को डिलीवर करा दें तो ये मदर के लिए तो वो सेफ हो जाएगा। ठीक है। तो सिर्फ उस सूरत में कर सकते हैं ना जब एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट इन अ टर्शरी केयर हॉस्पिटल सेटिंग में हो रहा हो, ऐसे तो नहीं होगा ये। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट ऑफ सीवियर प्री-एक्लैम्पसिया रिमोट फ्रॉम द जर्म अफोर्ड सम बेनिफिट्स फॉर द फीटस विद सिग्निफिकेंट रिस्क फॉर द मदर। The definitive treatment of pre-eclampsia is the delivery of the fetus and the placenta। ठीक है। तो मदर की जान तो ऐसे बच सकती है।
लेकिन अगर दिन मतलब ये कि पूरे हो गए हैं और प्री मेच्योरिटी नहीं है तो फिर तो आप दोनों को सेव कर सकते हैं, मदर एंड बेबी को। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कॉमन किस्म का मतलब केस है जो गायनिकोलॉजी में वार्ड में हो रहा होता है। और जब हम अपनी रेजिडेंसी में करी थी तो बहुत कॉल्स आती थी। जिस दिन हमारी इमरजेंसी होती थी उस दिन, और गायनी ऑप्स के वार्ड से, तो वहाँ जाके देखना और फिर आईसीयू में शिफ्ट करना। और बहुत सारी पेशेंट्स जो है मैंने ऐसी देखे हैं कि बिल्कुल वो सही हो गई। यानी कि एक तो मैं आपको बता रही हूँ, अब तक मुझे याद है कि एक पेशेंट को मैं देखने गई, मतलब हम 2 रेजिडेंट गए थे और हमने देखा कि बुरी हालत थी, सिवियर प्री एक्लैम्सिया हुआ था उसको, और फिट्स हो रहे थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर उसको फिर हमने अपने पास शिफ्ट किया। अभी तक मुझे याद है कि हमारे आईसीयू के बेड 10 पे थी वो पेशेंट, और आप यकीन करें कि उसको हमने मैनेज किया। तो पता नहीं क्या क्या हमने उसके साथ, उसका मोज़िस हो रहा था, डीआईसी हो रहा था, क्या क्या हो रहा था उसको, एफएफपीज, और पता नहीं बहुत ही हम लोगों ने तक करी। तो अगले दिन जब ना वो पेशेंट को देखने के लिए ना गायनी की डॉक्टर्स आई, तो वो मेरे पास आई। मैं उधर अपने आरएमओ रूम में मैं बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा वो पेशेंट जो आप लेके आई थी, मैंने कहा हाँ वो बेड 10 पे आप देख लें आईसीयू में। तो वो गई, थोड़ी देर बाद आई, कहेंगी बेड 10 पे तो कोई है ही नहीं, वो तो कोई और पेशेंट है। मैंने कहा नहीं वहीं पे तो है। फिर मैं फिर गई तो वो पहचानी ही नहीं थी, वो पेशेंट बैठ के नाश्ता कर रही थी। सोचा आप बिल्कुल ठीक हो जाता है अगर आप सही से मैनेज कर लें। तो आप देखें, फिर उसकी मतलब ये सब मैनेज करके उसकी डिलीवरी करवा दी थी हमने, एंड बोथ मदर एंड बेबी वाज अलाइव, वर अलाइव। ठीक है, तो इसको हो जाता है मैनेज, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं। ले गए थे वो, डिलीवरी करवा ली, सही कम्युनिकेशन। ठीक है, तो असल चीज़ ये है कि आप की नॉलेज हो, आपको क्या करना है वो आप सही से कर ले मैनेज, तो कोई मसला नहीं है। ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच। God bless, God bless.